नमस्कार, मैं आदर्श आप सभी का टारगेट ऑन परिवार में स्वागत करता हूं। इंडिविजुअल मैथ्स में आपको एक टेस्ट भेजा जाता है। डेली आपको 12 बजे एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और उसका सोल्यूशन शाम को आपको कराया जाता है। ये जो टेस्ट आपको दिया जाता है बेसिकली आपको जो भी अर्थमेटिक में पार्ट और एडवांस में मैथ के पार्ट पढ़ाए गए हैं उसी के आधार पर दिया जाता है। और ना कि ये केवल एक टेस्ट है, बल्कि ये जो आप टॉपिक्स पढ़े हैं उसका रिवीजन भी कराया जाता है आपको इसमें, और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आप कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर पाएंगे किसी क्वेश्चन में। तो सबसे जरूरी चीज़ होती है कि आपको प्रैक्टिस करना सबसे अनिवार्य होता है, जो कि आपको इस मैथ टेस्ट के माध्यम से डेली आपको 12 बजे एक क्लास सीट प्रोवाइड की जाती है। आपको सॉल्व करने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। उसके बाद आपका सोल्यूशन शाम को कराया जाता है। उस कड़ी में आज हम 5 नंबर पर पहुंच चुके हैं। 4 टेस्ट इसके पहले कराए जा चुके हैं। कल भी आपको चौथे नंबर टेस्ट का सोल्यूशन दिया गया था, आज 5वां नंबर है। और इस टेस्ट की बात करें तो ये डेली 20 क्वेश्चन का दिया जाता है, जिसमें अर्थमेटिक के आपके अर्थमेटिक जो पार्ट होता है, अर्थमेटिक पार्ट का जो है 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ एडवांस मैथ का ये भी 10 क्वेश्चन दिया जाता है। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और इसको आपको जो है 12 बजे डेली टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दिया जाता है। और जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है उनके लिए भी एक क्लास बेनिफिशियल होगी, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी होगी, क्योंकि इसमें आपको अप्रोच उसके साथ साथ उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं दोनों बताया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपके टेस्ट में? यदि x y z अभाज्य संख्याएं हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 दिया है, 38, तो x का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, x का मैक्सिमम वैल्यू ये पूछना चाह रहा है। और एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है, x y z अभाज्य संख्याएं हैं। एक चीज बताइएगा, जब भी कभी 3 संख्याएं आपस में जोड़ी जाए तो वो सम संख्या कब प्राप्त होंगी? सबसे बड़ी बात है, आपको ये चीज पता है कि ऑड संख्या जब ऑड संख्या में जुड़ती है, ऑड ऑड में जुड़ता है, तो ये बनता क्या है? इवन। ये बनता क्या है? इवन। यानी कि अगर आपको यहां पर दे दिया जाए 3, ये ऑड संख्या है, और 7 ये ऑड संख्या है, तो ये क्या बनेगा? 10। आपको दे दिया जाए यहां पर 7 और यहां पर आपको दे दिया जाए 9, ये बनेगा क्या? 9 7 16। यानी कि जब भी दो ऑड संख्याओं को आप आपस में जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। लेकिन यहां पर क्या दिया गया था? यहां पर दिया गया था कि ये जो है इवन नंबर प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें बताया गया 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की बात किया गया। अब एक बात आप ये ध्यान दीजिए, जब भी कभी इवन संख्या में कभी भी ऑड संख्या जोड़ी जाए, कभी भी इवन में अगर ऑड जोड़ी जाती है तो हमेशा एक ऑड संख्या प्राप्त होती है। ये भी आपको पता होगा। जैसे आपको इवन संख्या 2 लिया जाए और ऑड संख्या आपको 3 ले लिया जाए तो ये क्या प्राप्त होगा? 5। उसके साथ साथ आपको अगर 4 ले लिया जाए इवन संख्या, और ऑड संख्या कोई भी 7 ले लिया जाए, तो इससे जो भी प्राप्त होगा 11 है रिजल्ट, ये भी एक ऑड संख्या हुई। यानी कि अगर ऑड और ऑड को आपस में जोड़ते हैं तो इवन प्राप्त होता है, इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो हमेशा ऑड प्राप्त होता है। एक चीज यहां पर इसने कहा कि 3 प्राइम नंबर्स को जोड़ने के बाद 38 प्राप्त हो रहा है। और 38 है क्या? बेसिकली ये इवन नंबर है। लेकिन कभी भी जब 3 ऑड जोड़ेंगे, अब यहां पर एक चीज देखिएगा, 2 ऑड जुड़े, इवन आ गया, लेकिन अगर इस इवन में फिर से ऑड संख्या जोड़ दिए तो फिर ऑड प्राप्त हो गया, जबकि ये इवन संख्या है। यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गई कि इसमें से 3 ऑड का कभी भी सम जो है इवन नंबर नहीं हो सकता। यानी कि 3 अगर विषम संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं तो कभी भी जो है सम संख्या नहीं हो सकती हैं। या और यहां पर इसने कहा था कि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है, आपको पता है। यानी कि आपको एक नंबर इवन आपको लेना है, तीनों में से एक इवन लेंगे तभी बनेगा, क्योंकि 2 ऑड मिलकर इवन बन जाएगा। और जब इवन एक संख्या इवन रहेगी तो इवन में इवन जुड़ेगा तो इवन संख्या बनेगी। तो उस कंडीशन में एक संख्या आपकी इवन होनी चाहिए और वो भी अभाज्य होनी चाहिए। आपको यह भी पता है कि सम संख्या केवल एक ही सम संख्या है जो कि अभाज्य है, वो है 2। 2 के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की बात करें तो सिर्फ 2 ऐसा है कि जो कि प्राइम इवन नंबर है, यानी कि सम अभाज्य संख्या है, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यानी कि एक्स वाई जेड की बात करें तो इसमें से एक संख्या 2 अनिवार्य है। अब यहां पर एक चीज आप लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई और प्लस का जेड
बराबर 38 था, तो इसमें से 2 एक संख्या हो गई, x का अधिकतम मान पूछा है, मान लेते हैं कि हम z 2 है, अगर z को हम 2 मान लेते हैं क्योंकि एक हमको 2 रखना है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, x प्लस वाई, ये कितना हुआ 38 माइनस का ये माइनस का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 36, ठीक है 36, यानी कि x और y का योग क्या हुआ 36। अब इसको मैक्स बनाना है, इसको अधिकतम बनाना है, कितना अधिक से अधिक हो सकता है ये बताइए। 36 से पहले कौन सा प्राइम नंबर है, 31 31 31, और y के स्थान पर 5 ले लेंगे तो 5 भी प्राइम नंबर होगा, यानी कि 31 और 5 का जो पेयर बन रहा है ये बिल्कुल सही होगा। x को अधिकतम, क्योंकि 31 के अलावा कोई भी अधिकतम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 36 से कम रखना है हमको, और y भी हमको प्राइम नंबर रखना है। y हम अगर 5 रख लें, x को हम 31 रख लें, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x और y दोनों प्राइम नंबर भी बन रहे हैं, और x अधिकतम 31 तक बन रहा है, इसके अलावा इससे ज्यादा कोई नहीं बनेगा। यानी कि मैक्स, अगर मैक्स वैल्यू की बात करें, x की मैक्स वैल्यू, तो x की मैक्स वैल्यू 31 होगी। पहले क्वेश्चन का ये राइट आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई भी प्राइम नंबर 3 से अधिक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको पता है 3 से ऊपर, 3 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हों वो सभी 6m प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं, 6 माइनस प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या हुई, जैसे m बराबर अगर हम 1 रख लें, m बराबर 1, ठीक है, तो क्या होगा 6 इंटू 1 और प्लस माइनस का 1, यानी कि दो कंडीशन इसके बनेंगे, एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर। 6 के 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी कि 5 7 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। इसलिए कहा जाता है 3 से ऊपर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब 6m प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, 3 से विभाजित करने पर, 3 से अधिक और 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित अगर 6m प्लस माइनस 1, ठीक है, इसको हम 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कट जाएगा 6 से। एक कंडीशन में, एक कंडीशन में ये जब पूरा भाग कट जाएगा तो कौन बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर हो गया, पहला रिमाइंडर, ठीक है R1। दूसरी कंडीशन ऐसी बन सकती है कि माइनस लिया जाए, ये मैं प्लस के केस में बताया हूं, ये 1 जब आएगा, क्योंकि 6m प्लस 1 अगर रहेगा उसमें 6 से डिवाइड किया जाएगा तो ये वाला भाग इससे पूरा कट जाएगा, तो 1 ही तो इसका रिमाइंडर बचेगा, प्लस के केस में 1 बचेगा। लेकिन अगर ये माइनस होता, अगर ये 6m m माइनस का 1 होता अपॉन 6 होता, तो इस कंडीशन में क्या बनता, क्योंकि अब यहां पर -1, एक तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं, 6 से 6 तो कट गया, लेकिन यहां पर रिमाइंडर क्या आया, -1 आया। और आपको पता है जब भी कोई भी रिमाइंडर निगेटिव आए तो जो भी डिवाइडर रहता है, यानी कि जो भी भाजक रहता है, उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। यानी कि -1 और प्लस का अगर हम 6 करते हैं तो आता है क्या 5, आपका सेकंड रिमाइंडर 5 बच सकता है, या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। 6 से कभी भी किसी भी अभाज्य संख्या में भाग देंगे 3 से ऊपर, तो हमेशा या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ, या तो 1 बन सकता है आपका आंसर, या तो 5 बन सकता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आंसर नहीं बन सकता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 151 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 प्लस माइनस का 166 पावर 100 प्लस का 205 पावर 35 माइनस 16 पावर 4 और प्लस का 259 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई की अंक में सबसे पहले बात हम एक चीज देख लेते हैं कि कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हुआ 1388, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखा हो, तो जब भी हम यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं तो हम हमारा जो मेन फोकस रहता है वो यूनिट डिजिट पे रहता है। बाकी सब संख्या कुछ भी लिखी रहे, 1388 लिखी रहे, 1400 लिखी रहे, 1500, हमको कोई फर्क ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है क्या, यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, बाकी से मतलब नहीं है कि वो संख्या क्या दी है क्या नहीं दी है, क्योंकि जो भी आएगा इकाई के अंक से ही आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम 1 की पावर देखते हैं, यहाँ पर 1 की पावर 98 है, तो 1 का कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो 1 ही रहेगा। जो है उसके बाद 1 फिर से है, 1 की पावर 2 29 है, अब यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर 15 जैसे छोड़ दिया था हमने, तो 1 की पावर 29। अब 1 की कितनी भी पावर हो जाए, कितना भी बार गुणा हो जाए 1 का, 1 1 ही रहेगा, तो ये भी यूनिट डिजिट 1 हुआ। ठीक है, और माइनस का
6 की केस में क्या होता है, 6 की पावर कुछ भी रहे, एक बार अगर यूनिट डिजिट 6 आ गई, उसकी पावर आप कितना भी कर देंगे वो हमेशा 6 ही रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 6 का 6 हो गया। और यहां पर देखेंगे 5, और सेम 5 के लिए भी नियम लागू होता है, जैसे 6 के लिए होता है वैसे 5 के लिए भी होता है कि 5 की पावर कुछ भी हो जाए, 5 की पावर कुछ भी हो जाए, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 आती है। ठीक है, तो यहां पर 5 हो गया इसमें। अब बात करते हैं यहाँ 6, फिर से 6 आ गया, फिर -6 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 259 है। अब ये 25 से हमसे मतलब है नहीं, यूनिट डिजिट 9 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो ये भी आपका यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम प्लस वाला जोड़ लेंगे, 1 और 1 मिलके 2 हुआ, 2 और 5 मिला 7 हुआ, और 7 और 9 जुड़ा 16 हुआ, यानी कि 16 आ गया। अब माइनस वाला हम कैलकुलेट कर लेते हैं, -6 और -6 मिलकर हो गया कितना, -12। 16 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हुई, 4। इस तरीके से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। गुड़े 888 गुड़े 888 और डॉट डॉट 79 बार, यानी कि 8 का जो है पहले केस में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 3 आया, चौथे में 4 आया, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 79 बार तक 8 का गुणा किया गया, तो इकाई के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, ये जो बाद वाली डिजिट है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इसको हम काट सकते हैं, हमको कुल मिला के लास्ट डिजिट से मतलब है, लास्ट में 8 है सबके। ठीक है, और ये टोटल 79 बार गुणा किया गया है, टोटल 79 बार गुणा किया गया है, यानी कि टोटल अगर हम मान लें तो 8 की पावर 79 बन सकती है, 8 की पावर 79 बन सकती है, यानी कि 79 टर्म है, पूरा 79 टर्म है, और 8 79 बार गुणा हुआ है। यहाँ पर सीधे सीधे दिया है 79 टाइम्स जो है 8 का गुणा हुआ है, यहाँ पर एक 8, यहाँ पर एक 8, यहाँ पर एक 8, यहाँ पर सबका हम एक ही 8 लेंगे लास्ट डिजिट वाला, बाकी उसके पहले जो भी है काट देंगे, कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट स्थान से मतलब है। यहां तक आते आते 79 बार 8 का मल्टीपल होगा। अब 8 के केस में जानते हैं 4 की साइक्लिसिटी होती है, 4 को हम चेक करते हैं, इसकी पावर 4 से भाग देते हैं 79 में, अगर इसमें 4 से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 1 की 4, उसके बाद बचा कितना 3, 39 हुआ, 4 9 36, यानी कि रिमाइंडर की बात करें तो 3 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 3 आ गया, तो 8 की पावर यूनिट डिजिट में 8 की पावर इसकी 3 लिख दिया गया। ठीक है, अब 8 की पावर 3 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया, तो ये 8 9 64 हुआ। ठीक है, और इंटू 8, अब ये 6 से कोई मतलब नहीं है, इस दोनों को गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32, यानी कि 32, यानी कि 2 इसका इकाई अंक हुआ, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणनफल 20 15 16 44 72 95 25 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 20 15 into 16 14 17 95 into 25, यानी कि इसमें आपको कुल मिला के बताना है अंत में शून्यों की संख्या, और शून्यों की संख्या हमने आपको पहले ही बताया है 5 और 2 के पेयर पे डिपेंड करता है, जितने पेयर 5 और 2 के बन जाएंगे उतने ही जीरो होंगे। और इस कंडीशन में हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि 5 हमको देख रहा है कम बार आया है, क्योंकि 5 का मल्टीपल ये है, ये है और ये है, ये है बस। और अगर देखा जाए कि 2 का तो 2 कितनी बार आया है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 2 आया और बहुत बार बड़ी संख्याएं हैं तो 2 कई बार आ जाएगा, इसलिए हमको 2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मिनिमम होता है, जो मिनिमम होता है, कोई भी अंक जो मिनिमम होता है वही जो है आपका संख्या होती है, मिनिमम जितनी होगा उतना ही पेयर बनेगा। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर लिख दें 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, अब पेयर की बात करें तो इसका 2 मिनिमम जो है 2 है तो 2 ही पेयर बनेगा ना, 5 इससे कोई मतलब नहीं, जो संख्या कम बार आएगी वो उतना ही पेयर बनेगा जितनी बार आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सीधे 5 का निकालेंगे, हम 2 का निकाल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं कि हम 2 का भी निकालें 5 का निकालें फिर पेयर बनाएं। हमको दिख गया कि 2 ज्यादा बार आने वाला है, हम चेक ही नहीं करेंगे कि 2 कितनी बार आया, हमसे मतलब ही नहीं 2 कितनी बार, हम 5 निकाल लेंगे कितनी बार 5 आया है। 5 की बात करें तो यहाँ पर 5 गुणे 4 लिख सकते हैं 20 को, यानी कि एक बार 5 गुणे 4, यानी कि एक बार यहाँ 5 आया। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3, यहाँ एक बार 5 आया। इसमें दिख नहीं रहा 16 और 44, 4 चौक 16 होता है, 11 चौक 44 होता है, 9 8 72 होता है, यानी कि 5 का मल्टीपल ये है नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसको लिख सकते हैं 19 गुणे 5, 19 25 95 होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक, अब 5 गुणे 5, अब देख लीजिए कितनी बार आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, एक बार आया, 2 बार 5 आया, यहाँ पर एक बार आया, 3 बार 5 आया,
और यहाँ पर 2 बार 5 आया 25 में, यानी कि 3 2 5, टोटल मिला के 5 बार 5 की संख्या आई, 5 की पावर 5 आई है। तो इस कंडीशन में शून्यों की संख्या की बात करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 3 5 डॉट डॉट 99 और 64 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, ये भी नंबर ऑफ जीरोस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात यहाँ पर एक चीज हमको दिख रही है कि यहाँ पर सब क्या है, सब विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में 2 नहीं आता है। ठीक है, 2 नहीं आता है, यानी कि अगर 99 तक कोई संख्या गुणा किया जाए तो यहाँ 55 की संख्या मैक्स होगी, अधिकतम संख्या अगर देखी जाए तो 55 की होगी। तो मैक्स हमको निकालने की जरूरत नहीं, हमको मिनिमम निकालने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हमको दिख गया 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 5 10 नहीं होगा क्योंकि सम संख्या 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, तो 5 के काफी मल्टीपल आ गए। ठीक है, 5 के हमको 99 तक दिख रहा है, तो यानी कि जो है यहाँ पर 5 के मल्टीपल 5 की पावर बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो 5 हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको 2 निकालने की जरूरत है। हमको 2 कहां से मिलेगा, अब यहाँ पर हमको दिख गया 64 का भी गुणा किया जा रहा है, यानी कि हमको जो भी 2 की पावर मिलेगी इसी 64 से मिलेगी और उतने ही नंबर ऑफ पेयर 5 into 2 के बनेंगे, उतने ही जीरोज बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 64 को, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर 2 का गुणा किया जाए 6 बार तो 2 दूनी, आप ऐसे करके देख लीजिए, 3 4 और 5 और 6, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ही 64 होगा, यही मिलकर जो है जीरो बनाएगा। तो इस कंडीशन में मिनिमम किसकी पावर है, 2 की पावर है। आपको एक जगह मैंने बताया मैक्स पावर किसकी बन रही थी, 5 की, तो वहां 5 के हिसाब से हुआ, यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ, मिनिमम पावर किसकी बन रही थी, 2 की, तो मिनिमम पावर जिसकी बनी वही आपका आंसर हुआ। तो कुल मिला के 6 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो BAB संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, द नंबर ABA और ABA इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आपको बता दें, 3 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन आपकी क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूं। एक कंडीशन ऐसी होती है 101, ठीक है, और अगर इसमें हम AB से गुणा कर दें, AB, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है AB और AB। जैसे AB के स्थान पे हम कुछ भी मान लीजिए, हम इसमें क्या करें, हम इसमें कोई भी संख्या AB मान, यानी कि 22 ही ले लें, इसकी जगह पे हम 22 ले लें। 22 का जब हम गुणा करेंगे 101 में तो कितना बनेगा, ये बनेगा 22 और 22, यही बनेगा ना, यही फॉर्म बना ना 101। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह नंबर क्या होता है, 101 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 101 का मल्टीपल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये आपका हो सकता है 1001 हो सकता है। और इस कंडीशन में भी सेम थ्योरी इसमें कार्य करती है। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 से अगर हम भाग दें, इसमें 3 से भाग दें तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा आपको 7 से, 7 से भाग करें तो 7 1 के 7, ठीक है, 1 मिनट, 7 1 के 7, यहाँ पर 7 हुआ, ठीक है, यहाँ 30 बचा, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 1 के 7, और उसके बाद 3 बचा, 7 चौक 28, और यहाँ पर 2 7 3 21, 143 यहाँ पर गुणे 7 हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 13 से इसको काट दें, 143 भी 13 का मल्टीपल हो सकता है, 13, ठीक है, 13 1 के 13, 13 1 के 13, उसके बाद फिर एक बचा, 13 1 के 13, यानी कि इंटू 7, यानी कि हम कुल मिला के 1001 को कितना लिख सकते हैं, 13 गुणे 11 गुणे 7, टोटल हुआ कितना, 13 गुणे 11 गुणे 7 हुआ। और इस कंडीशन में क्या हुआ, ये कंडीशन में इस नंबर से डिविजिबल होगा जो भी आपकी संख्या आएगी। ये टर्म की बात होती है बेसिकली, और ये टर्म जब भी होता है 1001 के कंडीशन में कितना होता है, ABC होता है। तो ये ABC, जैसे अभी इसमें हम मान लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, ABC अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 संख्या से, किसी भी संख्या से 1001 में, तो ये क्या बनेगा, ABC, ये यानी कि ये संख्या आपकी
बनेगी, यानी कि इन संख्याओं का 3-3 बार रिपीटिशन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि AB से अगर गुणा किया जाए 101 में तो ये AB प्रकार की फॉर्मेट में संख्या बनेगी। अगर ABC का गुणा किया जाए तो ABC के फॉर्मेट में ये आपका बनने वाला है। ठीक है, उस कंडीशन में ये क्या होगी, 13, 11 और 7 से डिविजिबल होगी। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या बनी, ये पहली कंडीशन थी आपकी और सेकंड कंडीशन ये थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपकी बात, थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन तो अगर हम 1, 10, 10 और 1 ले लें। ठीक है, अभी तक हमने कितना लिया था, 101, फिर 1001 लिया था, फिर अब एक हमने लिया, हमने ले लिया 10, 10, 1 ले लिया। अब इसमें अगर हम गुणा करें, इसमें हम AB से गुणा कर दें, AB से, तो ये क्या बनेगा, AB, AB और AB। जैसे कि आप पीछे वाले क्वेश्चन में यहां पर देख सकते हैं, नंबर क्या था, AB, AB, AB। अब AB, AB ना लेके आप संख्या भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर AB लेकर आपको एक फॉर्मेट बताया, बाकी अब यहाँ पर आप संख्या भी ले सकते हैं। यहाँ 22 ले लीजिए, 25 या जो भी 22 ले लीजिए या 23 ले लीजिए, जो भी संख्या ले लीजिए, या 23 ले लीजिए या 25 ले लीजिए, जरूरी नहीं समान संख्या ही हो। यहाँ पर 22 मैंने लिया, यहाँ पर 25 भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर 40 भी ले सकते हैं, जो भी लिया। तो A और B के फॉर्मेट में अगर वो संख्या है तो इस प्रकार की रिपीटेशन होगी जब 10, 10 और 1 में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए तो ये कैसे आया, जिस प्रकार से मैंने यहां पर आपको निकाल के बताया कि 13 और 11 और 7 का गुणा करने पर 1001 बनता है, उसी प्रकार यह 3, 7 और 13 और 37 का आपस में गुणा करने पर ये बनता है, ये संख्या बनती है। और इस संख्या से जब कोई संख्या ए बी मल्टीप्लाई की जाती है तो इस फॉर्मेट में आ जाती है। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या पूछा था, ए बी एक पेयर बना, ए बी और ए बी 3 पेयर बन रहे हैं कि नहीं। पीछे हमने ए बी आगे ये समझा था, ए बी और ए बी, यानी कि 3 फॉर्मेट बने, 3 फॉर्मेट बने। यही 3 फॉर्मेट वो पूछना चाह रहा था कि किससे डिविजिबल होगा, तो यही संख्या होगी जिससे वह डिविजिबल होगा, यानी कि 3, 7, 13, 37 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल एग्जैक्टली डिवाइड 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83। इसमें से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर जो है 83 से डिवाइड होगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक चीज हमको दिख गई, 7 की पावर 81, 82 और 83 में, कि हम यहाँ पर टोटल में से अगर देखें तो 7 की पावर 81 कॉमन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 7 की पावर 81 आप अगर कॉमन ले लीजिए, 7 की पावर 81, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, यहां पर जब हमने ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पर। सेकंड के केस में देखें, 7 की पावर 82 यानी कि 81 अगर बाहर ले लिया तो बचा 1 पावर 7 बचा, ठीक है, प्लस का। अगर यहाँ पर 2 हमने 7 की पावर 81 और यहाँ पर 83 है, अगर 81 हम बाहर ले गए तो बचा कितना, 2 बचा, यानी कि 7 का स्क्वायर बचा। इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर बचा कितना, 7 की पावर 81 और यहाँ पर कितना बचा, 7 1 8 और 7 7 49 होता है, 49 7, 49 में 7 जोड़ेंगे 56 आएगा, 56 1 57, यानी कि यहाँ बचा कितना, 57। जबकि हमने ऑप्शन में देखा था 57 कोई नहीं है। अब एक चीज हम देख सकते हैं, अगर इसमें से मैं एक 7 निकाल लूं, इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 80 लिख सकता हूं, 57 बचा और इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि जो हमने 7 यहां से निकाला वो यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब 57 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 57 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 5 35, 35 4 39, यानी कि बचा कितना, 399 बन गया। यानी कि ये वाली जो पार्ट हुआ इसका वैल्यू कितना हुआ, 399, यानी कि यह संख्या किससे डिविजिबल होगी, 399। इस संख्या को, ये जो संख्या, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 399 इंटू 7 की पावर 80। तो इस कंडीशन में ये 399 से बिल्कुल डिविजिबल होगा, क्योंकि जब भाग देंगे डिविजिबल 399 से 399 कट जाएगा, 7 की पावर 80 आ जाएगा, इसलिए 703 की पावर 399 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.0836 के ऊपर 12 है को न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में दर्शाएं, एक्सप्रेस इतना एज अ लीस्ट कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, तो न्यूनतम साधारण भिन्न के, सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद इसको लीस्ट करते हैं, इसको छोटा से छोटा करते हैं, कितना छोटा हम इसको कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप एक चीज समझते हैं, जब भी इसको करना चाहें,
क्योंकि एक तो बेसिक, इसकी बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका आप एग्जाम में लगाने लगेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता प्रोसेस। इसको आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि सीधा सीधा जो संख्या रहे वो लिख लो भाई। 836 है तो 836 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, जिसके जो बार के अतिरिक्त वाली संख्या हो, बार जिस पर ना लगा हो, जिस पर बार ना लगा हो, 0 और 8 पर बार नहीं लगा है तो वो संख्या इसमें से माइनस कर लो, ठीक। अपॉन जितने के ऊपर बार है उसके नीचे 99 रहेगा, 99, दो संख्या के ऊपर बार है तो 99, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसके स्थान पे 00 बढ़ा दो। बेसिकली यही आपका क्या हुआ, यही आपका ये भिन्न हुआ। अब इसको लिस्ट करना है, पहले बात तो इसको 8 माइनस करेंगे तो 828 आ जाएगा, 828 अपॉन 9900 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और छोटा करना है, छोटा करना है तो इसको हम और काट के छोटा कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन से मैच करे। 9 9 हमको दिखा, यानी कि 9 से ये संख्या पक्का कटेगी, जब ऊपर नीचे काटना है तो 9 से कटेगी ही कटेगी। 8 2 10 18 बना तब भी 9 से कटेगी, तो 9 से पहले सबसे पहले हम काट के इसको छोटा करते हैं। 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। 9 9 81 हुआ, एक बचा, 18 हुआ, 9 दूनो 18 हो गया। इसको काट देंगे तो 1100 बन जाएगा, ठीक है। और भी अभी छोटा हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर दोनों सम संख्याएं हैं, 2 से तो कटेंगे ही कटेंगे, तो 2 से हम पहले एक बार काट देते हैं। 2 से अगर हम काटना चाहें, 2 से क्या हम 4 से भी काट सकते हैं, हमको लग रहा है 92 4 से कट जाएगा तो 4 से ही डायरेक्ट काट देते हैं। 4 दूनी 8, ठीक है। बचा कितना, 12 हुआ, 4 तिहाई 12 हुआ, और 4 से यहाँ काटे, 4 दूनी 8, ठीक है। 30 हुआ, 4 सते 28, और उसके बाद फिर 2 बचा, 0 20 हुआ तो 4 पचे 20, यानी कि कितना हुआ 23/275। ये सबसे न्यूनतम भाग आ गया इसका, सबसे लीस्ट जो है इसकी वैल्यू आ गई। ये नहीं, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि 1100 इसमें दिया है, एक ऑप्शन और दिया होगा, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 23/275 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.41 का साधारण भिन्न अगर इतने के रूप में लिखा जाए के द्वारा दी जाती है तो n का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम 0.41 को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, फिर ये आराम से हम वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। 0.41 को अगर हम लिखना चाहें, 0.41 को अगर हमने आपको बताया कि बार है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार के केस में क्या लिख सकते हैं आप, 4, ठीक है, 1। और आपको मैंने बताया कि इस अगर बार के अतिरिक्त कोई संख्या है तब तो उसको घटाया जाता है, लेकिन बार के अतिरिक्त कोई संख्या है नहीं दशमलव के पहले, तो यहां पर आपको कोई नहीं दिखा तो इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब बार के नीचे 99 लिखते हैं तो बार 2 ही है, 9 9 लिख दिया, उसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, तो 41/99 इसका क्या हुआ, फ्रैक्शन भाग हुआ, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसने क्या कहा, 41 तो ठीक है, इसने कहा 9 को इतनी बार लिखें, n टाइम्स लिखते हैं। 9 को n टाइम्स की मतलब इसको 2 ही बार तो आप 9 लिख रहे हैं, सिर्फ 2 बार तो 9 आप लिखे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। यही इसका सही हल है, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज, यानी कि यहां पर आपका अर्थमेटिक का जो पार्ट था, अर्थमेटिक वाला पार्ट पूरा आपका खत्म हो चुका है। अब हम एडवांस मैथ जो है स्टार्ट करते हैं। एडवांस मैथ का पहला क्वेश्चन क्या था, एक त्रिभुज एबीसी है, जी त्रिभुज का केंद्रक है तथा एडी बीई और सीएफ माध्यिकाएं हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो चतुर्भुज का एएफजीई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हो, एबीसी आप बना लीजिए पहले। इसने कहा एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये आपका ट्रायंगल हुआ। इसने कहा त्रिभुज के केंद्रक हैं, केंद्रक कब बनेगा, जब यहां से आप ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, और ये बेसिकली क्या होगा आपका, ये आपका ऐसे मीडियन होगा, ठीक है। मीडियन आप जब खींचते हैं, जब कोई माध्यिका डालते हैं, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही आपका क्या होता है, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वही आपका क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक, इसकी ये क्या है, जी है, ठीक। माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसी को आप केंद्रक कहते हैं। एक चीज आपको पता होगी, माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करती है, यानी कि समान भाग में बांटती है, बराबर बांटती है। दूसरी कंडीशन आपको ये पता होगी कि जो माध्यिका होती है, माध्यिका त्रिभुज को 6 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर हम इसका क्षेत्रफल 1 मान लें, इसका तो इसका भी 1 होगा, 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 यानी कि 6 बराबर भागों में माध्यिका ने इस त्रिभुज को बांट दिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब
एक चीज हमको यहाँ पर जो ज्ञात था कि इसने कहा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 84, यानी कि 6 भाग के वैल्यू कितनी थी 84 थी, 84 सेमी स्क्वायर थी 6 भाग की इसकी। अब इसने पूछा क्या था ए एफ जी ई, ए ये हुआ, एफ की वैल्यू कितनी है, एक मिनट हम नामकरण कर लेते हैं पहले, ए और ये डी हुआ, ठीक है, एडी है ये माध्यिका, और बीई हुआ ये, और उसके साथ साथ सी और एफ हुआ, सी और एफ ये माध्यिका थी। अब ये पूछ क्या रहा था ए एफ जी ई, ए यहां से आया ए एफ पे, उसके बाद यहां से आया जी ये वाला भाग, और ई माने ये वाले भाग, यानी कि इन दोनों भाग की पूछ रहा था हमको, बेसिकली पूछ रहा था, हम कलर चेंज करके बता देते हैं, ये पूछ रहा था आपसे, ये जो क्षेत्रफल आपको पूछ रहा था ये वाला भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। 6 की वैल्यू अब हमको पता है, 6 की वैल्यू तो हमको पता थी पहले से, 6 की वैल्यू अगर हमको पहले से पता थी तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ये दो भाग का ज्ञात करना है, ये दो जो है, ठीक है, एक और एक, दो, यानी कि 6 की वैल्यू अगर हमको पता है, हमको 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पहली बात एक तरीका ये है कि इसमें 3 से आप भाग दे दिए तो 2 आ जाएगा 2, अगर इधर 3 से भाग दिया है तो 84 में भी तो 3 से भाग देंगे, आप 3 से भाग दे दिए, ठीक है, 3 से अगर आप भाग देते हैं आप तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 8 24, यानी कि 28 सेमी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, 28 सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 की वैल्यू, क्योंकि 1 और 2 सबका क्षेत्रफल हमने एक एक माना था, 6 की वैल्यू 84 थी, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 उधर ले जाके भाग देते, फिर 2 से गुणा करते, हमने डायरेक्ट 3 से भाग दे दिया तो ये 2 बन गया, 2 की वैल्यू आ गई 84/3, यानी कि 28 सेमी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है एबीसी, ए अधिक कोण है और ओ लंब केंद्र है, यदि बी ओ सी 54 डिग्री है तो बी ए सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, लंब केंद्र की बात कर रहा है, लंब केंद्र कह रहा है और ए अधिक कोण है, ठीक है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ऐसे एक त्रिभुज है, ए अधिक कोण है तो यानी कि अधिक कोण का मतलब ये, ठीक है, ए अधिक कोण बन सकता है, ए वाला ए हुआ, ठीक, उसके बाद क्या बोला एबीसी, यानी कि इसको हम अगर माने तो बी हो सकता है, ये सी हो सकता है, ये त्रिभुज हुआ, बी ओ सी 54 डिग्री है और ओ क्या है लंब केंद्र, लंब केंद्र कब होता है, लंब केंद्र यानी कि शीर्ष से भुजाओं पर जब ये लंब डाला जाता है तो उसी से लंब केंद्र बनता है बीच में, हम ऐसे लंब केंद्र बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लंब केंद्र डाल के लंब केंद्र बनाते हैं, लंब केंद्र ये हुआ आपका ओ, ठीक है, ओ हुआ, ये क्या कर रहा है बी ओ सी 54 डिग्री है, ये भाग 54 डिग्री है, बी ओ और सी 54 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, अब पूछना क्या चाह रहा है बी ए सी, यानी कि इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है वो, इसकी वैल्यू पूछना चाह, लंब केंद्र के कंडीशन में आप जानते होंगे जो एंगल सेंटर पे जो लंब केंद्र के कटान बिंदु पे बना कोण होता है बी ओ सी, यानी कि बी ओ सी ये हमेशा कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और माइनस का क्या होता है एंगल ए का मतलब यानी कि उसके जो अपोजिट साइड में एंगल होगा वह माइनस करते हैं। अब हमको बीओसी की वैल्यू पता थी पहले से, और ए की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का बीओसी हो जाएगा, ठीक है, एंगल बीओसी हो जाएगा। अब बीओसी की वैल्यू पता है 180 हुआ, 180 और माइनस का बीओसी, बीओसी कहाँ है, बीओसी 54 डिग्री यहाँ पर है, 54 डिग्री, 54 डिग्री इसमें से घटा देंगे, अगर हम 54 डिग्री घटाते हैं इसमें से 54 डिग्री घटाएंगे, 54 6 कितना होता है 60 होता है और 120, ठीक है, तो 126 डिग्री ये आपका आंसर हुआ, 126 डिग्री, 126 डिग्री आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज है ACE, BD क्रमशः भुजा AC और CE पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि BD पैरेलल है AE और 3AE बराबर 8BD, तो BDC और AEC की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं जो इसने बोला है, त्रिभुज इसने क्या बोला है कि A और C और E है, A C और E है, ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं, और इसने कहा क्या था BD जो भुजा है वो AE की, B और D क्रमशः है AC और CE पर, यानी कि AC और CE पर, माने यहाँ पर एक अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, और इसने कहा BD और पैरेलल AE है, यानी कि BD अगर इसको हम BD मान लेते हैं, ये BD हुआ, तो ये भाग आपका कितना होगा AE होगा, क्योंकि इसमें कहा कि BD जो है वो समांतर किसके है AE के समांतर है, और बचा क्या है AE और C,
एक त्रिभुज हुआ AEC, ठीक है, या ACE जैसे भी आप कह सकते हैं। ACE एक त्रिभुज हुआ, BD AE के पैरेलल है। अब क्या कहा, किसने कहा 3AE बराबर BD, यानी कि अगर इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहे तो AE लिख सकते हैं, AE बटे BD, BD को इधर आप लेते जाइए, बटे BD बराबर कितना हुआ 8/3, ये वैल्यू बताई गई। एक चीज आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम ये छोटे त्रिभुज की बात करें, ये छोटा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये CD और B, CDB की बात करें, ये छोटा त्रिभुज, और एक ये बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं यहां तक ये बड़ा त्रिभुज, ठीक है, और वो छोटा त्रिभुज। अगर हम दोनों में देखे जाए क्या समानता है, दोनों में हम एक चीज कह सकते हैं कि ये जो एंगल हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो ऐसे समांतर लाइंस हैं, दो भी समांतर लाइंस हैं कोई भी, और उसको कोई भी लाइन ऐसे काटती है, तो यहां पर ये क्या हुआ, संगत कोण के हिसाब से ये जो एंगल होता है, ये एंगल ये आपका हमेशा बराबर होता है, ये एंगल के बराबर होता है। जब भी दो समांतर रेखा होती है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण से ये दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये दोनों त्रिभुजों में, बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में कॉमन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज है बी हुआ और सी हुआ और डी हुआ, त्रिभुज BCD ये समरूप है किसके, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के, यानी कि A, C और E के समरूप है। एक चीज और भी पता है कि इनका अनुपातिक भुजा दिया है और क्षेत्रफल का पूछा है। क्षेत्रफल कौन सा पूछा है, पहले BDC पूछा, यानी कि छोटे वाले का पहले छोटा वाला भाग रहेगा, उसके बाद बड़ा वाला भाग रहेगा। अब इसका अनुपात, और ये भी पता है जो क्षेत्रफल का इनका अनुपात होता है, जब भी समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के जो है बराबर होता है। अब अगर हम देख ले BCD का त्रिभुज, BCD का एरिया जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज BCD की बात करें, और एरिया त्रिभुज ACE की बात करें, इस कंडीशन क्या होता है, इनके भुजाओं, अब छोटे वाली की भुजा क्या है, पहले छोटे वाली की भुजा BD है, BD की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 की स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, और बटे बड़े वाली की भुजा कितनी है, AE, बड़ा वाला ये है ना AE की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। यही इनका जो है क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 3 त्रिक 9 और 8 64, यानी कि 9:64 इसका करेक्ट हल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो इस चतुर्भुज के छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात क्या होगा, छोटा कोण और बड़ा कोण। एक चीज हमको बताइएगा, कोई समांतर चतुर्भुज है, ऐसे है समांतर चतुर्भुज, मान लो ऐसे है समांतर चतुर्भुज, और उसने कहा कि संलग्न कोण, माने कि ये संलग्न कोण है ना, यही कोई भी दो संलग्न माने लगा हुआ कोण जो है, ठीक है, यही हुआ, ये तो अपोजिट एंगल हो जाएगा इधर वाला, ये दोनों संलग्न कोण हुए। इसको अगर हम अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक। अब इसने क्या कहा, अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। हमको एक चीज और भी पता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब ये कैसे होगी, एक चीज और आप समझ सकते हैं, यही समांतर रेखा है, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, क्योंकि ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है समांतर चतुर्भुज में। तो जब ये समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा ये वाली काट रही है, तो ये बताइए इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो वही होता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, और अंतर हमको दिया था प्रश्न में। हम इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो बीटा से बीटा कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा, और 180 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से हमको मिल गई कितनी, 110 डिग्री हो गई। अब बीटा की वैल्यू इक्वेशन में इसी में, चाहे इसी में रख लें, इसी में रखें, तो अगर बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 180 और माइनस अल्फा होगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 110 होगा, तो 110 घटा देंगे 180 में से 70 डिग्री, यानी कि
बीटा कितनी हुई 70 डिग्री हुई। अब पूछना क्या चाह रहा था ये कि लार्जर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपका जो बड़े कोण का अनुपात है और छोटे कोण का अनुपात, यानी कि पहले छोटा रखेंगे, छोटा कोण कौन सा है 70 डिग्री, छोटा कोण 70 डिग्री अनुपाते बड़ा कोण कौन सा है 110 डिग्री, 110 डिग्री करेंगे तो यहाँ 7 0 से 0 कट गया, यानी कि 7 अनुपाते 11 आपका करेक्ट हल हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन आपका डन होता है। 15वें नंबर पर चलते हैं हम। 15वां क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी में, चतुर्भुज है एबीसीडी, ए और बी के समविधायक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यदि ए ओ बी 60 डिग्री है तो सी और डी का मान क्या होगा। ठीक है, चतुर्भुज कोई भी ऐसे बना लो, कोई भी मान लो ऐसे चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसे एक चतुर्भुज है और इसने कहा ए और बी, मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी और डी हुआ। ठीक है, इसने कहा ए और बी का समद्विभाजक, यानी कि ए और बी का समद्विभाजक ये एंगल बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक की बात करते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब ए ओ बी ये 60 डिग्री है आपका, ये आपका 60 डिग्री है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, एंगल सी और डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक चीज हमको पता है, कोई भी चतुर्भुज होगा उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी प्लस का एंगल डी, ये कितना होगा 360 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, 360 डिग्री होगा, चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ए और बी, यहां से हम ए और बी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज हमको पता है कि इस वाले कोण को अगर इसको हम अल्फा मान लें, इसको तो ये भी अल्फा होगा, इसको अगर हम बीटा मान लें तो ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा। एक चीज हमको पता है, ये त्रिभुज अगर देख लिया जाए ए ओ बी त्रिभुज में अगर हम देख लें तो अल्फा और प्लस का बीटा और प्लस का 60 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। त्रिभुज ए ओ बी में जो है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब यहां से हमको मिल सकता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर कितना हुआ 120 डिग्री हो गया। ठीक है, 120 डिग्री हुआ। लेकिन ये अल्फा बीटा, लेकिन एंगल ए क्या है, एंगल ए जो है 2 अल्फा है और एंगल बी क्या है 2 बीटा है, क्योंकि बीटा ये बीटा पूरा मिलके जो है बी एंगल बी हुआ ना, तो 2 बीटा है 2 अल्फा है। हमको अल्फा बीटा का मान पता चल गया तो 2 अल्फा 2 बीटा का हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 2 अल्फा कर दें, गुणा कर दें 2 से, 2 अल्फा 2 बीटा हो गया और बराबर 120 में 2 से गुणा होगा तो 240 डिग्री हो गया। यानी कि एंगल ए एंगल बी का योग 240 डिग्री है, इसका योग 240 डिग्री है, तो सी प्लस डी अब हम आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी प्लस का एंगल डी और यहां पर बराबर कितना हुआ 360 डिग्री। ठीक है, और वो ए और बी आके इधर घट जाएगा, यानी कि 240 डिग्री यहां से आके घट जाएगा, तो बचेगा कितना बराबर 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री इसका करेक्ट हल हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये देखिए एबीसीडी एक पतंग है, बीडी एसी को बिंदु ओ पर काटती है और बिंदु ओ पर काटती है, यानी कि ये जो ओ यहां पर दिया है ओ यहां पर होगा ओ, और ये भुजा क्या हुई ए हुई, ये भुजा क्या है बी है, ये क्या है सी है आपकी और ये आपकी डी है। ठीक है, इसने क्या कहा एबीसीडी एक पतंग है, बीडी एसी को बिंदु ओ पर काटती है, सी ओ 12 सेमी है, सी ओ ये 12 है, ये भुजा 12 है और बी ओ 16 है, बी और ओ ये वाली भुजा 16 है। अब पूछा क्या है ए बी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक चीज आप समझिएगा, कोई भी पतंग हो, पतंग के कंडीशन क्या होता है, जो इनके विकर्ण होते हैं, विकर्ण हमेशा ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90, यानी कि 90 डिग्री पर आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। प्लस जो बड़े वाला विकर्ण होता है वो छोटे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वाली भुजा, ये छोटा वाला विकर्ण है, ये 2 बराबर भागों में, ये बड़ा वाला विकर्ण इस विकर्ण को छोटे वाले को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर बीडी की बात करें, जो बीडी है वो एसी को 2 बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि ये पार्ट और इस पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई भी पतंग है यहां इसको 12 दे दिया तो हम यहां पर कह सकते हैं ये भी 12 होगा, किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये 12 हुआ, ये भी 12 हुआ,
ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे हमको ये 12 है और ये वैल्यू वैल्यू 16 पता चली है, ए बी की वैल्यू। अब इसमें आप दो तरीका ये लगा सकते हैं, या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। जैसे ट्रिपलेट कैसे निकला, हमको दिख गया कि 16 है और 12 है, ठीक है, और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, ठीक है, और ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो क्या है, विकर्ण है। एक चीज देखिएगा, 16 किसका, 16 और 12 में कौन कॉमन मल्टीपल है, 4, यानी कि इसको 4 चौक 16 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें 4 से अगर भाग दे तो 3 लिख सकते हैं इसको, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यानी कि सब में 4 से गुणा किया गया है। यानी कि ट्रिपलेट क्या होता है, 3 और 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर सब में 4 से गुणा किया गया था, इसमें भी 4 से गुणा करते हैं, 4 पचे 20, यानी कि जो ये भुजा है, जो भुजा ए बी है, इसकी हाइट कितनी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। वो ऐसे आप लगा सकते हैं, ए बी का स्क्वायर जो होगा, ये क्या हुआ, 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर के बराबर है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 144, और 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 400, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 400, जिसको आप लिख सकते हैं 20, यानी कि क्या हुआ, ये 20 आपका करेक्ट आंसर हुआ। ट्रिपलेट के सहारे जाएंगे तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता देंगे। और अगर नहीं ट्रिपलेट से जाते हैं तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P और Q दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित PQ A पर मिलती है तो A PQ को विभाजित करता है, बाह्यता अंतर अनुपात दिया है, ठीक है। तो आप यहां पर एक बना लीजिए, एक वृत्त, ठीक है, और इसने कहा एक वृत्त और है, लो भाई एक वृत्त और बन गया, ठीक है, दो वृत्त हैं। इसने क्या कहा, PQ क्या है, PQ उसके केंद्र है। पहले का मान लो P है और दूसरे का केंद्र Q है, दोनों को मिला दिया गया, P और Q को मिला दिया गया। अब इसने क्या कहा, PQ A से मिलती है, A से मिलती है जो इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे ऊपर से जाएगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करेगी, ठीक है, दोनों को टच करेगी। अब ये क्या कर रहा है, PQ को जो विस्तारित करते हैं, यानी PQ को जब ये बढ़ाते हैं हम तो ये जाके A पर मिलती है, A पर इससे मिल जाती है, ठीक है, A पर मिलती है। एक चीज आपको पता होगा, जब भी हम सेंटर से किसी जो है स्पर्श रेखा पर लाइन ऐसे लंब लाइन खींचते हैं तो वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यहां से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब इसने क्या कहा कि त्रिज्या 7 है, यानी कि ये 7 है और ये 3 है, 3 है। एक चीज तो हम यहां से एक चीज हम देख के तुरंत बता सकते हैं बिना सॉल्व किए, दो ऑप्शन तो हम तुरंत काट सकते हैं कि भाई जब ये बाहर मिल रही तो अंतर विभाजन की बात तो है ही नहीं है, ऑप्शन ये हो नहीं सकता, ऑप्शन ये हो नहीं सकता आंसर। ऑप्शन चाहे ए हो सकता है चाहे सी हो सकता है, ये हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि भाई ये बाह्यता विभाजन है, अंतर की बात ही नहीं है। तो बी और सी, डी तो कट गए, ए और सी में से ही कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब एक चीज हमको और दिख रही है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और अगर हम छोटे त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज देख लें हम, कि अगर हम त्रिभुज मान लें, ये वाला त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज जो है, ये छोटा त्रिभुज यहां से यहां तक, ठीक है, इसमें, और ये बड़ा त्रिभुज यहां तक में, एक चीज हमको दिख रही है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90-90, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में। दो एंगल बराबर हो गए, ये तीसरा एंगल भी तब बराबर ही हो जाएगा जब दो बराबर हो गए, यानी कि तीनों कोण अगर बराबर हैं दोनों त्रिभुज के तो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। त्रिभुज ये बड़ा वाला और त्रिभुज ये छोटा वाला हो गया समरूप। अब बाह्यता और अंतर की बात किया था, बाह्यता आपको दिख गया एक चीज कि A PQ को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करने की बात हुई थी, और यहां पर आपको दिख गया एक बाह्यता है, ऊपर भी बाह्यता है, लेकिन कौन सा अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, इसमें से बड़ा वाला लेंगे, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज ये है बड़ा वाला, एकदम यहां से P से लेके A तक, और यहां पर सीधा सीधा कहा तक PQ, एक बार आपको रेखा कौन सी लेनी है, PQ लेनी है, और एक बार PA लेनी है, क्योंकि बड़ा वाला सबसे पहले बड़ी भुजा होगी,
जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो सबसे पहले पी ए होगा, पी से लेकर ए तक होगा यहां तक, और पी ए का अनुपात कितना है, जबकि अनुपात इनके भुजाओं का 7 और 3 दिया है। बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है, 7 है, 7 है। और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा की बात करें तो ये 3 है, तो 3 हो गया, यानी कि 7:3, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और छोटा वाला ट्रायंगल है एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। समरूप है तो विभाजन की बात करें तो विभाजन तो पहले से यहां तक हुआ, पी ए पहले यहां जाएगा बड़ा वाला त्रिभुज, फिर पी जो है यहाँ पर क्यू वाला ए का स्थित आएगा। तो इस हिसाब से पहले बड़े वाले जो साइड ली जाएगी, बड़ी वाली साइड, और फिर छोटी वाली साइड ली जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाह्यता जो है 7:3 के अनुपात में यह जो है विभाजित करेगा। ये अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में 2024 के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्ट इसमें, अब ये सर्कल का बेसिकली क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन इसमें सर्कल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपका ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं कि जिनमें जो है क्वेश्चंस में दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, चाहे वो चतुर्भुज भी लग रहा है, ट्रायंगल भी लग रहा है, सर्कल भी लग रहा है। तो आप सबसे पहले आप जब टाइप वाइज प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज का, टाइप वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक चीज तो डाउट ये खत्म हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सब आने चाहिए। एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट लग सकते हैं ये आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं ना होने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका ये डन हो गया है। 18 नंबर की बात करें, 18 क्या है, त्रिज्या 5 सेमी और त्रिज्या 3 सेमी वाले दो वृत्त हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इसमें क्या करना है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या 5 सेमी है, एक ऐसे सर्कल है उसकी 5 है, और क्या है 3 सेमी दो वृत्त, उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है, यानी कि दोनों स्पर्श आपस में नहीं करते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी दी गई है। कितनी है दूरी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। एक की त्रिज्या 5 है, एक की 3 त्रिज्या है। और उसने क्या कहा, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर टेंजेंट, यानी कि क्या करना है, TCA निकालना है। आपको पता होगा कि तिर्यक जो तिर्यक स्पर्श रेखा होती है वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है। ये आपकी तिर्यक स्पर्श रेखा है, ऐसे। ठीक है, और जो कॉमन टेंजेंट होती है डायरेक्ट, वो ऐसे होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला अलग होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये अलग होता है। ठीक है, इसके फार्मूले की बात करें TCA का, यानी कि ये वाली लाइन का, इस वाली के, तो ये होता है d² माइनस का R1 प्लस का R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, ये कॉमन टेंजेंट जो सीधी उभयनिष्ठ रेखा होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं DCT, इसको DCT बोलते हैं, ये वाले को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और ये क्या है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ट्रांसफर टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, TCA नहीं, TCT होता है। ठीक है, तो TCT, तो d² हमको पता है, d 10 है, 10 का स्क्वायर और माइनस का R1 प्लस R2 कितना हुआ, 5 3 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। यहां पर हमको दिख गया 10 में 100। ठीक है, और माइनस 8 में 64 हुआ, और 100 में से 64 गया 36, अंडर रूट में आ गया 36। अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। यानी कि जो आपका TCT है, यानी कि जो है तिर्यक उभयनिष्ठ जो है स्पर्श रेखा है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। उसकी लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अगर ये आपको DCT पूछता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो फार्मूला वही है लगभग, बस इतना अंतर होता है, इसमें d² माइनस का R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर होता है, बस इतना होता है। ये जो प्लस है इसी का स्थान पे माइनस हो जाता है जब DCT की बात होती है, और TCT की बात करते हैं तो उसमें प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। त्रिज्या 15 सेमी तथा 9 सेमी वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो पहले एक हम बड़ा वृत्त बना लेते हैं। बड़ा वृत्त है और इसी के अंदर एक छोटा वृत्त है, ऐसे छोटा वृत्त है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि 15 सेंटीमीटर और 9 स्पर्श रेखा एक जीवा, बड़े वृत्त की एक जीवा है। बड़े वृत्त की जीवा हम यहां बना लेते हैं, ये एक जीवा है बड़े वृत्त के लिए, लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है।
सेंटर मान लो दोनों का यही है, ठीक है। यहां से अगर हम ऐसे लंब इस पे डालते हैं, लंब डाल दिए इस पे, ठीक है, ये स्पर्श रेखा पर, यानी कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है जब केंद्र से मिलाया जाता है, तो ये 90 डिग्री का होगा। एक चीज हमको पता है, यहां से यहां तक त्रिज्या बड़े वृत्त की है, यानी कि 15 होगा, और यहां से अगर यहां से जो है इस पे खींचे 15 होगा, और यहाँ पर क्या है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको यहाँ पर 9 दी गई है। अगर ये बात करें ये कितनी हुई, ये तो यहाँ तक 9 ही होगी, क्योंकि ये त्रिज्या छोटे वृत्त की होगी। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या जब हमको 9 पता है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि 15 होगी। यहाँ पर भी हमको ट्रिपलेट दिख रहा है कि 3, अगर हम देख लें तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, यानी कि सब में कॉमन में 3 गुणा हो रहा है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये कितना हो गया, 12 हो गया, 3 गुणे 4 हो गया, यानी कि 12 हो गया। ये 12 आपका 12 हुआ। और अगर जीवा की लंबाई पूछा था, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि जीवा की लंबाई, तो ये आधे भाग पे जब भी किसी जो है केंद्र से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर ऐसे लंब डाला जाता है, और या तो सेकंड कंडीशन में अगर जीवा पर ऐसे लंब डाला जाता है, तब ये क्या करती है, जीवा इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि अगर यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो यहां से यहां तक भी ये 12 होगा, तो 12 प्लस का 12 बराबर हो गया आपका 24। इसका 24 आंसर हुआ, ठीक है। आप चाहे तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, और यहां से यहां तक माने x मान ले, तो अगर x का स्क्वायर करके आप वैल्यू तब भी 12 आप निकालेंगे, 12। और जीवा को क्या 2 बराबर भागों में बांट देती है। सेंटर से अगर कोई जो है उस पे लंब डाला जाए तो जीवा को, क्योंकि ये बड़े वृत्त की भी जो है केंद्र है, और छोटे वृत्त का, और बड़े वृत्त के केंद्र के रूप में अगर जीवा है, तो जीवा पर कोई भी लंब डाला जाएगा तो हमेशा 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो 12 हुआ, तो ये भी 12 हुआ। पूरी जीवा की बात करें तो 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर इसकी हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और 2024 लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। P और Q केंद्र वाले दो वृत्त दो बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AB बिंदु A और बिंदु B पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। ADB 68 डिग्री है, तो ACB की मान, यानी कि A और D और B ये 68 डिग्री दिया है, ये दिया है 68 डिग्री, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है ACB, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखिए एक चीज आपको बता दूं, यहां पर कभी भी कोई सर्कल हो, मान लो ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, और उस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई हो, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तो और यहां से एक ऐसे जीवा गई हो कोई, ठीक है। तो अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां पर भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है। ये क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट जो है टेंजेंट थ्योरम होता है, अल्टरनेट सेगमेंट टेंजेंट थ्योरम होता है। यानी कि ये जो है ये स्पर्श रेखा का जो है प्रमेय होता है। अगर इस प्रमेय को आप प्रूव करना चाहें तो आप ऐसे सेंटर से यहां से मिला के आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रूव कैसे होगा, ठीक है। यहां से आप यहां पर अगर थीटा है तो ये वाली क्या वैल्यू हो गई, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। ये एक चीज मैं प्रूव करके ही बता देता हूं आपको, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। और अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा ही हो जाएगी, ये वाली भी, ठीक है। उस कंडीशन में ये क्या होगी, ये इसकी बात करें आप, इसकी बात करें तो आपको पता है तीनों कोणों का योग जो है 180 होगा। यानी कि इसको अगर हम x मान लेते हैं, जो भी होगा x की वैल्यू, ठीक है, x प्लस का 90 माइनस का थीटा प्लस का 90 माइनस का थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 90 प्लस का 90 180, और 180 इधर जाएगा तो 0 कर देगा, और माइनस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, बराबर 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, x बराबर 2 थीटा, यानी कि ये जो एंगल होगी ये क्या होगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। और आपको पता है कि किसी एक जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसका आधा उस जीवा द्वारा परिध पर बना कोण होता है। यानी कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो उसी जीवा द्वारा, समान जीवा द्वारा परिध पर बने के कोण का दुगना होता है। यानी कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। तो सेम कंडीशन में हमने ये केंद्र पर बना कोण निकाल लिया 2 थीटा, तो ये ऊपर वाला थीटा होगा, और यहाँ भी हमने इसको क्या माना था, थीटा माना था, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो सीधा सीधा ये आपको निष्कर्ष याद रखना है कि ये स्पर्श रेखा अगर कोई गई है और यहाँ से एक जीवा डाली गई है,
तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। और कैसे होगा वो भी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ठीक है। तो इसका यूज कर लेते हैं हम, इसका यूज करें तो अच्छा एक चीज आपको यहां पर दिख रही होगी, ये सेम चीज जो आपको मैंने बताई वही चीज है, बस उल्टा इसको बना दिया फिगर। और इसको अगर हम ऐसे मिला दें, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा तब आपको, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसे मिला दूं, इसको मैं ऐसे मिला दूं, ठीक। अब ये बन गया कि नहीं, इस जीवा द्वारा यहां पर ये एंगल बन गया कि नहीं यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर इसको हम जो भी मान लें, इसको थीटा मान लें, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये और ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये अगर थीटा है, थीटा है, तो ये भी आपका थीटा नहीं, इसको आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, ये भी अल्फा हो गया, इसको आप बीटा मान लीजिए, बीटा, ठीक है, बीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एक चीज आपको समझ गए, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा, एक चीज समझ में आ गई हमको, अल्फा प्लस बीटा पूरे की ये 68 डिग्री, हमको ये पता ही था ये वाली एंगल, ठीक है, 68 डिग्री इसमें दिया था क्वेश्चन में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 68 डिग्री हुआ। निकालना क्या था, ये निकालना था। आपको पता है ये पूरे ट्रायंगल कितनी होगी, 180 होगी, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा, और इस वाले त्रिभुज में ए सी बी, इस त्रिभुज में ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी और बी में, ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का जो एंगल पूछा था ए सी बी, एंगल ए सी और बी बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर 180 डिग्री हुआ। अब अल्फा और बीटा का मान हमको पता है 68 डिग्री, ऐसे कंडीशन में एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस का कितना हो जाएगा, 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 112 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपका 12 क्वेश्चन डन हुआ, और जो थ्योरम्स थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो भी आपके रिवाइज हुए होंगे। और इस तरीके से आपको कल भी एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा 12 बजे, उसका शाम को फिर से सोल्यूशन दिया जाएगा। और डेली आप कंटिन्यू इस टेस्ट को जरूर सॉल्व करें, और प्रैक्टिस में भी जरूर शामिल हो, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन हो रहे हैं प्लस प्रैक्टिस आपका हो रहा है। और जब तक आप मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है और उसको याद रखना है, तो हमेशा आपको एक चीज करनी होगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा, जो कि आपको टेस्ट में हमेशा आपको डेली टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप उसको जरूर टेस्ट लगाएं, और टेस्ट लगाकर क्लास जरूर देखें, जिससे ये आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि क्या कॉन्सेप्ट लगा था, या मैंने क्या गलती की थी, या मैंने कोई कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया था पर मेरा प्रोसेस लेंदी था, उससे इजी प्रोसेस कैसे सॉल्व करें। चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद।